नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई में लगातार हंगामा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच गुरुवार को दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला ने मणिपुर पर चर्चा के बीच विपक्ष को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि मणिपुर चर्चा जरूरी है, आप इससे भाग क्यों रहे हैं। पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव नागीपुर अखोला में पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। बताया जा रहा है कि 2009 में आरोपियों ने पीड़ित के पिता और चाचा की हत्या की थी। तभी आरोपी गोली मारकर घटनास्थल से फरार हो गए थे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस क्षेत्र अधिकारी के साथ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से तमंचा भी बरामद किया है। हरदोई में पीएसएफ की जर्जर बिल्डिंग ढहने से मलबे में लोग दब गए। जहां मलबे में दबने से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि थाना क्षेत्र कासिमपुर में गौसगंज चौकी के अंतर्गत पीएसएफ की जर्जर बिल्डिंग ढह गई, जिसमें 4 लोग बिल्डिंग के नीचे दब गए। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को मलबे से सलामत बाहर निकाला गया, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। तो लगातार मलबे में दबने की वजह से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के ढहने से 4 लोग बिल्डिंग के नीचे धंसे हुए थे। रायबरेली में आस्तिक बाबा मंदिर का डीएमएसपी ने किया निरीक्षण, जहां मंदिर में विशाल मेला लगता है। आपको बता दें कि मंदिर हरचंदपुर थाना क्षेत्र में स्थित है, जहां सावन महीने में दूर दराज से लोग भारी संख्या में आते हैं और श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि भारी भीड़ को देखते हुए डीएम माला श्रीवास्तव और एसपी आलोक प्रियदर्शनी ने आसपास की जगहों का निरीक्षण किया। तो रायबरेली में बताया जा रहा है कि दूर दराज से इस क्षेत्र में लोग मेला देखने के लिए पहुंचते हैं, साथ ही साथ श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए भी पहुंचते हैं। इसकी तैयारियों को लेकर डीएम ने मेला स्थल का जायजा लिया है और वहां की तैयारियों की देखरेख को लेकर बातचीत की है। मोतिहारी में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि कृष्णा नगर पुल के पास बाइक सवार अपराधियों ने कोचिंग जा रहे छात्र को गोली मार दी है। तो वहीं छात्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। सूचना मिलते ही डीएसपी सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मृतक छात्र की पहचान की है, जो करवा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। लेकिन छात्र कृष्णा नगर गांव में अपनी बुआ के साथ यहीं रहकर पढ़ाई करता था। तो वहीं पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। आगरा मेट्रो के दूसरे फेज का काम जारी है, जिसके तहत एमजी रोड के एलिवेटेड ट्रैक का काम जारी है, लेकिन इसका विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को एलिवेटेड ट्रैक के विरोध में आगरा के व्यापारियों से लेकर उद्यमियों और अधिवक्ताओं ने शहीद स्मारक पर धरना दिया और भूमिगत मेट्रो ट्रैक की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक बनने से छात्र छात्राओं के साथ आम आदमी और मरीजों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर आगरा के जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन जल्द ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। तो आगरा में शहीद स्मारक पर लोगों ने मिलकर यहां पर धरना दिया है। बताया जा रहा है कि मेट्रो को लेकर यहां पर लोगों की नाराजगी साफ तौर पर देखी जा रही है। एलिवेटेड ट्रैक को लेकर यहां लोगों ने अपना रोष प्रकट किया है। उनका साफ कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक होने से मरीजों के साथ ही साथ छात्र छात्राओं को और आसपास के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक की बजाय यदि भूमिगत और अंडरग्राउंड
ट्रैक विकसित होता है तो इससे लोगों को आसानी हो सकेगी। व्यापारियों के साथ ही साथ अलग अलग वर्ग के लोगों ने अब इस बात को लेकर सहमति जताई है कि मुख्यमंत्री से लेकर इस विषय में वो बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मेट्रो के एलिवेटेड ट्रैक का यहां पर विरोध करते हुए व्यापारियों ने जताया विरोध। धरना स्थल पर धरना देने के साथ ही साथ इस बात को लेकर चर्चा भी की गई कि एलिवेटेड ट्रैक को लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई जाएगी और इसे रोकने को लेकर कहीं न कहीं लगातार प्रयास जारी रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ आगरा से संवाददाता मनीष गर्ग जुड़ चुके हैं। जी मनीष, जिस तरह से यहाँ पर आगरा में तमाम व्यापारियों ने और लोगों ने एलिवेटेड ट्रैक का विरोध किया है, क्या है पूरी जानकारी? शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, तो आप जानकारी दे दें कि आगरा में जिस तरह से एलिवेटेड ट्रैक की बात आ रही थी, आप देख पा रहे हैं एलिवेटेड ट्रैक का जहां पर उद्घाटन होना था, जहां पर काम शुरू होना था, वहीं पर व्यापारियों के साथ ही साथ आसपास के तमाम लोगों ने यहां पर धरना दिया है। उनका साफ कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक उनकी परेशानियों को दूर करने का काम नहीं करेगा। इसकी बजाय यदि अंडरग्राउंड ट्रैक होगा तो यहाँ लोगों को ज्यादा सुविधा हो सकेगी। इस बाबत जल्द सीएम से भी मुलाकात करेंगे आगरा के तमाम जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधियों की डेलीगेशन को लेकर आपस में चर्चा विचार विमर्श जारी है। साफ तौर पर उन्होंने स्थानीय लोगों से इस बात का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि वो मुख्यमंत्री से इस संबंध में बातचीत करने के लिए जल्द ही मुलाकात करेंगे। तो आगरा से आप ये लगातार तस्वीरें देख पा रहे हैं। विरोध में दुकानों को बंद किया गया है। इसके अलावा शहीद स्मारक पर जिस तरह से स्थानीय लोगों ने, साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों ने, तमाम वहां के अधिवक्ता, छात्रों के परिजन, इन सभी लोगों ने धरना दिया। उनका साफ कहना है कि एलिवेटेड ट्रैक बनने से खासतौर से मरीजों को लाने ले जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे, आसपास के जो लोग हैं, उन्हें भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में एलिवेटेड ट्रैक की जगह यदि अंडरग्राउंड ट्रैक होगा तो ज्यादा सुविधा होगी। झारखंड के बोकारो में डुमरी विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एनडीए की यशोदा देवी और यूपीए की बेबी देवी ने नामांकन दाखिल किया है। आज पर्चा दाखिल करने का आखिरी दिन था। यूपीए और एनडीए के बड़े नेता भी इस मौके पर मौजूद रहे। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने से पहले शक्ति प्रदर्शन भी किया। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर सूबे की मंत्री बेबी देवी ने, तो वहीं आजसू से प्रत्याशी के तौर पर यशोदा देवी ने अपने नाम का पर्चा दाखिल किया है। यहां निर्वाची पदाधिकारी 33 डुमरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सह अनुमंडल पदाधिकारी शहजाद परवेज के सामने पर्चा दाखिल किया गया। तो आप दो तस्वीरें देख पा रहे हैं। दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र से यहां पे पर्चा दाखिल किया है। बताया जा रहा है कि पर्चा दाखिल करने से पहले दोनों ही प्रत्याशियों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। हरियाणा की नूंह जिला अदालत ने बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बिट्टू बजरंगी पर नूंह हिंसा भड़काने का आरोप है। अदालत के इस आदेश के बाद बिट्टू बजरंगी को नीमका जेल भेजा गया है। 31 अगस्त को फिर बिट्टू बजरंगी को अदालत में पेश किया जाएगा। एक दिन पहले बुधवार को 16 अगस्त को अदालत ने बिट्टू बजरंगी को एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। बता दें कि बिट्टू बजरंगी और 15-20 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद 15 अगस्त को नूंह पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया।
अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय सम्मेलन प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की शुरुआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा विश्वास है कि आपने जो भी वादा किया है वो आगामी चुनावों में पूरा करके दिखाएंगे। हमारी महिला शक्ति तालकटोरा स्टेडियम 2 दिनों तक चिंतन मंथन करेगी, एक दूसरे के अनुभव से सीखेंगे, एक दूसरे को जानने समझने का मौका भी आपको मिलेगा। आगामी विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में आपका क्या योगदान हो, इसकी रणनीति भी यहाँ बनेगी और मेरा बूथ मेरी जिम्मेदारी नाम से एक प्रोग्राम भी लॉन्च जो हमने अभी किया है, कुछ और मसले एजेंडे में है, ये सब चुनाव में काफी मददगार होंगे। मैं ऐसा भरोसा करता हूं कि जो वायदे आपने हमको दिया है वो असेंबली इलेक्शन में और आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आप करके दिखाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कि कांग्रेस ने क्या किया, हम डेमोक्रेसी को बचा के रखा, आजादी को बचा के रखा, संविधान को बचा के रखा, इसीलिए तो आप लोग जिंदा है। मैं उनको कहा आप प्रधानमंत्री जो बने, हम डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की जो हमने काम की उसके वजह से आप प्रधानमंत्री बने। जो देश के लिए एक पार्टी आज लड़ के आपको आजादी दिलाई, उसके बारे में बार बार ये बात कहते हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान कुर्बान की क्योंकि देश को इकट्ठा रखने के लिए। राजीव गांधी जी ने देश को एकता से रखने के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसे बड़े बड़े नेता देश के लिए बलिदान देने वाले, त्यागने वाले, मरने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी में है। तुम्हारे पास कौन इस देश की आजादी के लिए मर क्या किया? 15 अगस्त को आजादी के दिन उन्होंने तकरीर की, आने वाले 2024 में भी मैं यहां आकर झंडा फहराऊंगा। फिर कोई पूछे मेरे को, क्या मोदी जी तो ऐसा बोल रहे झंडा फिर से अपने लाल किले पे चढ़ाएंगे? मैं बोला ठीक है, वो जो बोले हैं झंडा तो जरूर फैलाएंगे, लेकिन उनके घर के ऊपर फैलाएंगे। उत्तर प्रदेश में 5 सितंबर को मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नोटिस वोटिंग होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़कर फिर से एनडीए में शामिल हुए सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर लगातार सपा पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कहा है कि जिस तरह से सपा ने धोखा दिया उसका ब्याज सहित वह उन्हें लौटाकर अगर सफाई नहीं पहुंचा देंगे तो अपने असली मां बाप के बेटे नहीं। आपको बता दूं साथी, ये ओम प्रकाश राजभर के नाम का चुनाव है। इस चुनाव को दारा चौहान नहीं, ओम प्रकाश राजभर लड़ रहा है। इसको चुनाव को हमको आपको मिलकर के देखना है। तो बतावा चुनाव चिन्ह का निशान समय का बा, हमरे संगे बोला, हम बोलेंगे निशान का बा कमल का फूल। पिछली बार हमारे वाली दूसरे जगह भाई है ना, उन्होंने बहुत परेशान है बेचारे, बहुत परेशान है। लेकिन ये ना जानत हुआ कि घबरा मत तू लो, जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित चक्रवृद्धि ब्याज सहित तो लौटा के हम सफाई न पहुंचा देवी तो सर अपने माँ बाप का बेटा नहीं। घबरा मत, आवा चुनाव मैदान में भेंट हो जाइए इंडियन, आवा चुनाव में भेंट हो जाइए। जहां जावा तहां
हम तैयार रहिला, हम लोग तो हमेशा तैयार रहिला। इतना घमंड रहल कि ओम प्रकाश राजभर के खत्म कर दे। अरे हमें का खत्म कर दे भाई, अब तू खत्म हो चुका। कि समझ ला 20 साल लगातार 27 से विपक्ष में बैठा का जुगाड़ खाली बनावा, जीता का बात छोड़ दीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की लड़ाई का ऐलान संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क को पसंद नहीं आया। वहां सांसद ने बीजेपी पर इंसानियत के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मोदी की तीसरी बार वापसी नहीं होगी। आपको बता दें कि पीएम के ऐलान पर सांसद ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस सवाल का जवाब देने में मेरा दिल लरज रहा है। सियासत को इंसानियत के नजरिए से नहीं देखा जा रहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजनीति इंसानियत से की जाए तो मामला ठीक हो सकते हैं। वहीं ऑपोजिशन के गठबंधन इंडिया पर सांसद ने कहा कि इंशाअल्लाह ऑपोजिशन मुत्तैद होकर लड़ेगा और बीजेपी से डटकर मुकाबला करेगा। ये इसका जवाब देने में भी मेरा दिल लरज रहा। अरे ये शायद दुनिया की सियासत हो, कुछ भी हो, और इस सियासत को हम इंसानियत की नजर से नहीं देख रहे। जब इंसानियत की नजर से नहीं देखते तो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक हम काम करते हैं। तो अगर कि ये कहना कि भाई अब दोबारा फिर मौका मिलेगा, ये तो किसी को पता ही नहीं कि कल रिजल्ट क्या आने वाला है। लेकिन बज़ाहिर हालत यही है कि इंशाअल्लाह उनकी वापसी नहीं होगी। अब ये उन्होंने, मुझे पता नहीं किस बुनियाद पर उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो तो बुनियादी मुखालिफ थे उनके। नहीं, वायरल हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन ये उनकी जाती राय थी। पता नहीं किन हालात में उन्होंने ये बात कह दी। हालांकि वो यानी बुनियादी एतबार से वो उस बीजेपी माइंडेड नहीं थे। बजरंग दल के मसले पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बुधवार को बजरंग दल के बारे में कहा कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। वहीं विवाद बढ़ता हुआ देख उन्होंने बयान से किनारे तो कर लिया, लेकिन इस पर सियासत चमक उठी है, जिसको लेकर प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बजरंग दल देशभक्तों का संगठन है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसे में अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का आई फ्लू अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। दिग्विजय सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। और ये पत्र भी उस समय मैंने जो है 2-3-5-23 को जारी किया था। ये मेरी बाइट है जो उस समय मैंने बोला था कि प्रतिबंध लगाना तो दूर, इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को सपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेजी गई है। घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने पार्टी के नेता सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर पूर्व मंत्री दारा सिंह चुनावी मैदान में है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के नेता संबित पात्रा ने उड़ीसा की पुरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान और पंच प्राण प्रतिज्ञा में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमें अंग्रेजों के द्वारा हमारे अंदर पैदा की गई गुलामी की मानसिकता से खुद को मुक्त करने की जरूरत है, तभी भारत 2047 तक एक विकसित देश बन सकेगा।
विदेशियों का राज्य के समय जो गुलामी के मानसिकता हमारे अंदर डाला गया है, उसको निकालने में हम कोशिश करना चाहिए और निकालना आवश्यक है। तब ही बनेगा 2047 में भारत देश एक विकसित देश बनेगा। आप सब लोग को भारत का गर्व महसूस करने का एक माहौल तब ही। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि चुनाव आयोग और सभी केंद्रीय एजेंसियों का बीजेपी दुरुपयोग कर रही है। राउत ने कहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि ईडी तय करती है कि कौन किस पार्टी में जाएगा और कौन मंत्री बनेगा, ये भी ईडी तय करती है। ये पवार साहब का बहुत गंभीर बयान है। इस देश में ये हो रहा है मिसयूज ऑफ इलेक्शन कमीशन, ऑल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसी। पवार साहब ने कहा है आज एक बात कि ईडी तय करती है कौन किसके पार्टी में जाए, ईडी तय करेगी कौन मंत्री बने कौन क्या। ये बहुत गंभीर बात पवार साहब ने कही है और पूरा देश उससे चिंतित है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।